अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष क्या बेटा लिखा है? समानता और विधियों का समान संरक्षण है ना प्रदान करना। तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करना ही क्या है बेटा? ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। हम मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लग आपको एक जैसे रहे होंगे लेकिन ये है अलग अलग बेटा। ये लग आपको एक जैसे रहे, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी लोग समान हैं, और विधियों का समान संरक्षण मतलब जो कानून है ना उसकी हम लोग रक्षा करेंगे, यानी कानून का पालन करेंगे, उनकी हम रक्षा करेंगे। तो ये जो विधि के समक्ष समानता वाला प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है ना, और ये जो फिनोमेना है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि समझिएगा, आप पेपर में आज बताइए कि निम्न में से कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। तो विधियों का समान संरक्षण है ना, कि कानूनों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा कानून को, है ना। तो ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, और ये क्या है? नकारात्मक है। अब जरा मैं इसको समझाता हूं सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर क्या है। जैसे विधि के समक्ष समानता की बात की जाए, विधि के समक्ष समानता की बात की जाए तो सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। सभी एक समान है ना, और किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर है? कानून या विधि के समक्ष जो कानून और विधि के यानी कानून या विधि के समक्ष जो भी व्यक्ति आएगा उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है, समझिए, विधि से बढ़कर नहीं है। ये नकारात्मक है, ठीक है ना। हम सकारात्मक देखते हैं भाई, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना, कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार, कानून के द्वारा जो अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, समान परिस्थिति में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और विशेष परिस्थिति में उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो गई, मतलब कि जो विधि द्वारा बनाए गए हैं, मतलब जो कानून के माध्यम से बनाए गए जो भी नियम है ना, अब वो नियम समय के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, और वो जो समय के हिसाब से चेंजमेंट होगा वो आपके सबके लिए होगा। एक अपराधी के लिए, दूसरे अपराधी के लिए। जैसे मान चलिए कि आप सामने से जा रहे थे, कोई चोर आया है ना, उसने आपको लूटने की कोशिश करी है ना, तो अब वो जो परिस्थिति है ना, तो उस परिस्थिति में सभी लोगों के साथ अगर ऐसी सिचुएशन पड़ेगी है ना, तो उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन पड़ेगी तो जो तुम करे हो वही वो कर सकता है, वही वो कर सकता है ना। अब इसमें गलत क्या है, सही क्या है, वो परिस्थिति के हिसाब से ही जाना जाएगा। समझ में आ गया? यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। यहां पर और क्या बताया गया? समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा, मतलब जो कानून एक है, जो भी एक कानून बनाया गया है वो सभी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मतलब समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विधि का समझ समान, विधियों का समान संरक्षण है और ये विधि की समझ समानता है। इसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के समझ जो समान व्यक्ति है, कानून के समझ जो समान व्यक्ति है, कानून की समझ जो समान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना, उसके समझ जो समान व्यक्ति है तो उसको अलग सजा का प्रावधान दिया जाएगा विशेष परिस्थिति देकर। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है बेटा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। इसीलिए न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री जी ने क्या कहा था? इसीलिए न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, पतंजलि या पंतजलि शास्त्री, है ना, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि बेटा
ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पूरक हैं, है ना। विधियों के समान संरक्षण को हम लोग विधि के सम समता का या विधि के सम समानता का एक उप सिद्धांत मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसका भी होगा, इसका होगा तो इसका भी होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य ही क्या है, समान रूप से न्याय देना। दोनों का एक ही उद्देश्य है, क्या, समान रूप से न्याय। बात समझ आ रही, समान रूप से न्याय। क्लियर है बेटा। तो ये बात किसने कही थी, तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कही थी। अच्छा, एक वाद विवाद हुआ था, कौन सा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक है ना। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के विवाद में कहा गया था क्या, कि हम लोग अनुच्छेद 14 को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित करते हैं। तो इस विवाद में अनुच्छेद 14 को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आधारभूत ढांचों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना, एकता, अखंडता, बंधुता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, है ना। अब जैसे ये जो अनुच्छेद 14 है, विधि के सम समानता, विधियों का समान संरक्षण, तो यही होता है, मतलब इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मौलिक अधिकारों में हम संशोधन कर रहे हैं तो इनके लिए, इनको लेकर हम कोई भी संशोधन नहीं करेंगे बेटा। बात समझ आ रही है। अच्छा, जो अनुच्छेद 14 है, जैसे विधि की सम समानता बताई गई है और विधियों का समान संरक्षण बताया गया है, जो अनुच्छेद 14 है वो वर्ग विभेद को समाप्त करता है, वर्ग विभेद को समाप्त करता है, वर्ग विभेद को समाप्त करता है। देखो भाई, ये वर्ग विभेद को समाप्त कर सकता है। वर्ग विभेद समझ रहे हो ना, कि अमीर गरीब, है ना, अमीर गरीब, लंबा नाटा, इस प्रकार से वर्ग विभेद को समाप्त कर सकता है, लेकिन वर्गीकरण को नहीं, लेकिन वर्गीकरण को बढ़ावा देता है, वर्गीकरण को बढ़ावा देता है। समझ में आ गया, मतलब वर्गीकरण को बढ़ावा देने की मतलब समझ रहे हो ना, वर्गीकरण को ये अनुमति देता है, लेकिन वर्ग विभेद को समाप्त करता है, मतलब ऊंच नीच, है ना, गोरा काला, अमीर गरीब, है ना, इस वर्ग को समाप्त करता है, लेकिन वर्गीकरण को बढ़ावा देता है या अनुमति प्रदान करता है। अब वर्गीकरण किस हिसाब से होगा, ऐतिहासिक इतिहास के आधार पर, शैक्षिक के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, व्यक्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर, उस क्षेत्र के आधार पर। समझ आ गया, मतलब जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है ना, वो जैसे एक व्यक्ति को भी आप एक वर्ग मान सकते हो बेटा, एक व्यक्ति को भी आप एक वर्ग मान सकते हो, है ना, एक व्यक्ति को भी आप बेटा एक वर्ग मान सकते हो। ऐसा चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में कहा था कि एक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग हो सकता है। समझ आ गया। अब वर्गीकरण आप समझ रहे हो ना, वर्गीकरण मतलब क्या है, कि जैसे मेरे घर में 5 लोग हैं। अब जो मेरे घर में 5 लोग हैं, तो हम सब के साथ बराबर बराबर व्यवहार किया जाएगा। तो हम लोग, है ना, जैसे ऐसा नहीं कि हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, पापा के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, मम्मी के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, भाई के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर वर्ग विभेद निषेध है। लेकिन अगर मेरे बगल में, है ना, आगे चल कुछ समय के आगे चलकर, है ना, एक स्लम एरिया है, वहां पे बहुत गंदे लोग रहते हैं, है ना, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन है, तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, है ना, उनका हम अलग समुदाय बना लेंगे और हमारा अपना अलग वर्गीकरण होगा। बात समझ आ रही बेटा, क्लियर है? अरे हाँ कि ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही हो तो जल्दी से यस लिखो बेटा। ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं। खैर, अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समानता, मतलब कानून के सामने सभी लोग समान हैं, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। तो अब मैं आपको अनुच्छेद 14 के अपवाद बताता हूं, है ना। अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या है? अनुच्छेद 14 के अपवाद ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, है ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, है ना, उन्होंने अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, तो आप जो न्यायालय है उनके खिलाफ परमादेश नाम की रिट जारी नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर बैठे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, न्यायालय द्वारा उनकी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद 361 में बताया गया है। और अनुच्छेद 361 के काम में क्या बताया गया है कि मीडिया को भी विशेष अधिकार प्राप्त है, मीडिया को भी विशेष अधिकार प्राप्त है ना। और अनुच्छेद 19 में भी हम आपको बताएंगे कि प्रेस को स्वतंत्रता है बेटा। और क्या कह सकते हैं, हाँ, जैसे मान चलो
लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, है ना, इसमें जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं, जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, वो अपने अपने सदन में जिनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। उनके बोलने अगर उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं, है ना, तो उनके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसीलिए तो संसद को चिड़ियाघर बनाते हैं, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं पप्पू हूं, तुम पप्पू हो, ये वो दुनिया भर का। बात समझ आ रही है ना। तो भारत में जो सांसद हैं उनको छूट दी गई है कि वो अपने सदन में जो भी बात बोलेंगे, है ना, वो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, ऐसा अनुच्छेद 105 में बताया गया है। और जो विधायक होंगे वो अपने सदन में जो बोलेंगे उनके लिए भी न्यायालय में प्रति जवाबदेही नहीं होगी, ऐसा अनुच्छेद 194 में बताया गया है बेटा। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 14 के क्या हो गए बेटा, ये अनुच्छेद 14 के अपवाद हो गए। ये क्या हो गया बेटा, अनुच्छेद 14 के अपवाद हो गए। ओके।